हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, you just need to give a like, share and subscribe the channel for more information and recent and current updates as well. So I would like to tell you that in my upcoming video, which would be published by midnight, so it would be based on DSSB, like what is it and what is this exam, with what is the salary packages they offer, and also it would include what is the eligibility criteria, age relaxation period, and what type of exam they conduct, what is a mode of exam, like interview is there or not. So everything would be covered in my upcoming video short, so please do watch it because it would be very helpful for all of you, for all the aspirants. Also, now without wasting our time, let us quickly move to the recorded section I have prepared for all of you. I hope you're liking all these videos, so keep wishing and subscribing the channel for more. Question number 1. From the given options, which of them are hydrophilic and are dispersed in solution as colloids? वो कह रहा है बच्चे कि कौन सा इनमें से हाइड्रोफिलिक है एंड ऑल्सो उसको अगर हम डिस्पर्स करते हैं सोल्यूशन के अंदर तो वो एज कोलाइड्स डिस्पर्स हो जाता है. So let's quickly come to the options. Option number 1, bleaching and maturing agents. Option 2, emulsifiers. Option 3, stabilizers and thickeners. And option number 4 is antioxidant. So the correct answer is stabilizers and thickeners. Please remember कि stabilizers and thickeners जो होते हैं वो basically hydrophilic in nature होते हैं. That is water loving solvents. ऑल्सो अगर हम उन्हें सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं एज कोलाइड्स. सो बेटा लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अमंग द गिवन विटामिन्स, आपको विटामिन्स दिए हैं ऑप्शन में. विच वन इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? आपको बताना है कि इसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं. दैट रेफर्स टू अ सब ग्रुप ऑफ रेटिनॉइड्स, जो रेटिनॉइड्स ग्रुप से हैं. दैट पोजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनॉल. ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होने चाहिए कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या हैं. आप सबको ऑलरेडी आंसर पता है. फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं बी और सी. तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दैट रेफर्स टू द सब ग्रुप ऑफ रेटिनॉइड्स, जो रेटिनॉइड्स का सब ग्रुप है. दैट पोजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनॉल, मतलब उसके अंदर ट्रांस रेटिनॉल की भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो आप सब जानते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं. ए, डी, ई एंड द लास्ट वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स. क्या होते हैं बेटा? ए, डी, ई एंड के. तो ये चार विटामिन्स होते हैं. तो अब इनमें से देखते हैं. विटामिन के, ई, बी12 या ए. या तो आंसर होगा विटामिन ए या फिर आंसर होगा के, क्योंकि ई और जो आपके बी12 है ये तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ही नहीं. तो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. The condition when stomach acid frequently flows back into the esophagus is called. वो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है आपकी बॉडी में कि आपकी स्टमक का जो एसिड है वो वापस फ्लो बैक करता है इसोफेगस के अंदर. तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन 2 डिस्फेजिया, ऑप्शन 3 डाइवर्टिकुलर डिजीज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज. सो द करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज. Let's quickly move to question number 4. Genetic background of particular species is responsible for its which parameter? वो कह रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक बैकग्राउंड की बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशी का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कौन से पैरामीटर के लिए? साइज, न्यूट्रिटिव पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर या टेक्सचर पैरामीटर. सो द करेक्ट आंसर इज क्वालिटी पैरामीटर. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. मशरूम्स कुड कंटेन, मशरूम्स के अंदर आपको क्या मिलेगा इनमें से? रोडेंट्स, सी बोट्यूनिलम, कोलीफॉर्म या फिर बैक्टीरियल स्पोर्स. सो दीज आर ऑल बेसिकली द माइकोबैक्टीरियाज. सो सी बोट्यूनिलम इज फाउंड इन मशरूम्स. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. अ पॉलीमरिक मिक्सचर सप्लाइड कमर्शियली व्हाइल ट्यूब फीडिंग इज कॉल्ड. वो कह रहे हैं कि एक पॉलीमरिक मिक्सचर है जिसको हम ट्यूब फीडिंग के दौरान
सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, या उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है उस पॉलीमरिक मिक्सचर का? नेचुरल फूड जूसेस, सप्लीमेंट्स, लिक्विड डाइट, या फिर कॉम्प्लान? सो द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लान। एक पॉलीमरिक मिक्सचर है कॉम्प्लान, जो हम ट्यूब फीडिंग के दौरान देते हैं पेशेंट्स को। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच न्यूट्रिएंट इज abundantly प्रेजेंट इन ह्यूमंस? वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको abundantly मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमंस के अंदर दिखता है, रिप्रेजेंटिंग 52% ऑफ द बॉडी मिनरल कंटेंट। उसके अंदर 52% बॉडी मिनरल कंटेंट है, अकाउंटिंग टू 1.2% ऑफ बॉडी वेट। आपकी पूरी बॉडी वेट का 1.2% वो बना देता है। तो आइए, कौन सा मिनरल है इसका आंसर, आपको कौन सा न्यूट्रिएंट बताना है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम, ऑप्शन 2 फास्फोरस, ऑप्शन 3 पोटेशियम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कैल्शियम। प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एबंडेंटली प्रेजेंट होता है, और 52% हमारी बॉडी मिनरल कंटेंट जो होता है वो कैल्शियम से ही बना होता है, जो कि हमारी बॉडी वेट का 1.2% हिस्सा है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। विच मेथड ऑफ ईटिंग, आपको इसमें मेथड ऑफ ईटिंग बताना है, इज रिकमेंडेड व्हेन ओरल फीडिंग इज नॉट पॉसिबल? कह दिया गया है पेशेंट को ओरल फीडिंग नहीं दे सकते, तो कौन सा मेथड दे सकते हैं? अगर आप ओरल फीडिंग नहीं दे सकते तो कैसे उसको खाना खिलाएंगे? इंजेक्शन फीडिंग, एंटेरल एंड पेरेंटेरल फीडिंग, सप्लीमेंट्स फीडिंग, या फिर स्पून फीडिंग? सो द करेक्ट आंसर इज एंटेरल एंड पेरेंटेरल फीडिंग। बेसिकली आप इंट्रावीनस फीडिंग देते हैं अगर आप ओरल फीडिंग नहीं दे सकते पेशेंट को तो। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू FSIS, हैसिप, हैसिप की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल केयर पॉइंट। तो प्लीज इसकी आपको फुल फॉर्म बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो हैसिप के अकॉर्डिंग डैश इज डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। इनमें से क्या है जो डिफाइन किया गया है, या तो फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो, दैट मे कॉज अ फूड टू बी अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? इनमें से क्या है जिसको अनसेफ बोला गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए? वो ऐसा फूड है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं बताया गया है। तो आइए जानते हैं ऑप्शंस की तरफ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड सेफ्टी हैजार्ड्स, केमिकल मिक्सिंग, या फिर एडल्ट्रेशन? तो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज फूड सेफ्टी हैजार्ड्स। फूड सेफ्टी हैजार्ड्स को बताया गया है कि अगर उसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो फूड को अनसेफ बनाती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको फूड सेफ्टी हैजार्ड कहा जाता है। सो लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMP? GMP का फुल फॉर्म बताना है, ग्यूनोसाइन मोनोफॉस्फेट ग्रे मार्केट प्रीमियम गुड्स मार्केट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फिर जनरल मेरिट प्राइवेट? सो द करेक्ट आंसर इज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it would be a fruitful session for all of you. So, okay, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.